डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्रिया क्या होती है, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा। वाक्य में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वे क्रियावाचक शब्द कहलाते हैं। यानी वाक्य में वह शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि कार्य या तो किया जा रहा है या कार्य हो चुका है, वह शब्द क्रियावाचक शब्द कहलाते हैं, उनको क्रिया कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। यानी कामता प्रसाद गुरु इनके अनुसार जिस विकारी शब्द वो होता है जिसमें लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, वह हमें बताता है। यानी किसी कार्य के बारे में हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बारे में बताता है, उसको क्रिया कहते हैं। यानी उस वस्तु के बारे में, यानी जो काम किया जा रहा है उसके बारे में हमें विधान करते हैं, यानी उसके बारे में जानकारी देते हैं कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा। यथा कार्य का करना, जैसे कार्य कैसे होगा वाक्य में, राम पुस्तक पढ़ रहा है तो इसमें राम पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रहा है। अगला वाक्य है बच्चों ने चित्र बनाई तो इसमें बच्चों ने चित्र बनाने का कार्य किया। अगला वाक्य वह पत्र लिखेगा, इसके अंतर्गत वह पत्र लिखने का कार्य करेगा। अगला है कार्य का होना, कार्य किस प्रकार होगा, वह मेरा मित्र था, इसमें मित्र होने का कार्य हो चुका है। अगला है वह गाय भूखी थी, इसके अंदर गाय भूखी थी तो भूखा होने का कार्य हो चुका है, यानी पहले गाय भूखी थी। अगला है क्रिया का मूल रूप या धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं, अर्थात क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। यानी क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है और उस धातु में विकार यानी परिवर्तन या बदलाव होने की वजह से क्रिया बनती है। आइए अब जानते हैं। क्रिया के धातु की पहचान करने के लिए निम्नलिखित दो तरीके काम में लिए जा सकते हैं। यानी क्रिया के अंदर हम धातु को किस प्रकार पहचानेंगे उसके लिए हम दो तरीके काम में लेते हैं। उसके लिए पहला तरीका है कार्य की करने की स्थिति का बोध होने पर, यानी कार्य के करने की स्थिति का बोध होने पर कि कार्य किस स्थिति में हो रहा है, किस दशा में हो रहा है, ऐसे वाक्यों में कर्ता के स्थान पर तू शब्द का प्रयोग कर देना चाहिए। यानी वह वाक्य में क्रिया आती है उनमें शब्द का प्रयोग कर देना चाहिए। यानी जो भी करता है उसके स्थान पर हम तू शब्द का प्रयोग करेंगे और हमें क्रिया के बारे में मालूम हो जाएगा। अर्थात संपूर्ण वाक्य को आज्ञार्थक वाक्य बना देना चाहिए। यानी उस वाक्य को आज्ञार्थक यानी आज्ञा को पालन करने वाला वाक्य बना देना चाहिए। आज्ञार्थक वाक्य के अंत में जो भी क्रिया रूप लिखा जाएगा वह सदैव धातु रूप ही माना जाएगा। यानी जो भी वाक्य के अंत में आएगी वह धातु होगा। उदाहरण है क्या घर गया, अंतर्गत गया ये क्रियाएं बच्चे की जगह हम चेंज करेंगे, करता है बच्चा और इसकी जगह चेंज करेंगे तो बच्चे की जगह हो जाएगा तू घर जा। तो यहाँ पर चार धातु हैं। वह पत्र लिखेगा, इसके अंदर लिखेगा यह क्रियाएं और वह करता है, कर्ता के स्थान पर तू का प्रयोग, तू पत्र लिख के अंतर्गत लिख धातु है। अगला है बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत पढ़ते हैं क्रियाएं और बच्चे करता है, कर्ता की जगह तू का प्रयोग करने पर तू पुस्तक पढ़, इसके अंतर्गत पढ़ धातु है। टाइप क्रिया पहचानने का, कार्य के होने की स्थिति का बोध होने पर कि कार्य हो चुका है या होने की स्थिति में कि कार्य पूर्ण हो चुका है और उस स्थिति में हम क्रिया की पहचान कैसे करेंगे। किसी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, था, थे, थी पद लिखा हुआ हो तथा उससे ठीक पहले कोई अन्य क्रियापद नहीं होकर कोई संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय शब्द लिखा हुआ हो तो वहाँ सदैव होना क्रिया मानी जाती है एवं वो धातु माना जाता है। यानी यदि वाक्य के अंत में आपको है, हो, हूँ, था, थी, थे देखने को मिले और इनसे ठीक पहले
कोई क्रियापद यानी कोई भी क्रिया शब्द नहीं हो और क्या हो उसके स्थान पर संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो या कोई अव्यय शब्द हो, तो वहाँ कौन सी क्रिया होगी? वहाँ पर सदैव यानी हमेशा होना क्रिया मानी जाएगी एवं उसके अंतर्गत हो धातु मानी जाती है। जैसे हो धातु, बच्चा होशियार है या था, इसके अंतर्गत हो धातु मानी जाएगी। वह मेरी सहेली है थी, इसके अंतर्गत भी हो धातु मानी जाएगी। बच्चे भूखे हैं या थे, इसके अंतर्गत भी हो धातु मानी जाएगी। तुम मेरे मित्र हो, इसके अंतर्गत भी हो धातु मानी जाएगी। अगला टॉपिक है क्रिया का साधारण रूप, यानी क्रिया के साधारण रूप को क्या कहा जाता है? धातु के अंत में ना जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे क्रिया का साधारण रूप कहते हैं। यानी जो भी धातु होती है क्रिया का मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं और उसके अंत में ना जोड़ने से जो उसमें परिवर्तन होता है वह क्रिया बनती है और वह क्रिया का साधारण रूप कहलाता है। जैसे फड़ धातुएं और उसके साथ ना जोड़ने से शब्द बना फड़ना। जैसे लिख धातुएं, लिख के अंत में ना जोड़ने से शब्द बना लिखना। वैसे ही आ धातुएं और इसके साथ ना जोड़ने से शब्द बना आना। यह क्रिया का साधारण रूप है। अगला शब्द है इसके अंतर्गत धातुएं पी और इसके साथ ना जोड़ने से साधारण क्रिया बनती है पीना। धातुएं काट और इसके साथ ना जोड़ने से साधारण क्रिया बनती है काटना। धातुएं गा और इसके साथ ना जोड़ने से शब्द बनता है गाना। क्रिया का साधारण रूप केवल आज्ञार्थक वाक्य में ही क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है। शेष सभी जगह वह संज्ञा क्रियार्थक संज्ञा रूप माना जाता है। क्रिया का साधारण रूप केवल आज्ञार्थक यानी विधि काल यानी किसी वाक्य में उसको कार्य करने के लिए कहा जा रहा हो उस वाक्य में ही क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी उसी वाक्य में वह क्रिया के रूप में आएगा। शेष सभी जगह वह संज्ञा रूप माना जाता है, यानी वह क्रिया का अर्थ लिए हुए संज्ञा होती है, वह उस जगह क्रिया नहीं मानी जाती है। जैसे छुट्टियों में घर पर अपना पाठ पढ़ना, इसके अंतर्गत क्रिया शब्द है पढ़ना और यही शब्द जब क्रियार्थक संज्ञा यानी क्रिया का अर्थ लिए हुए संज्ञा के रूप में प्रयोग होगा तब यह कैसे आएगा? पढ़ना एक अच्छी आदत है, इसके अंतर्गत यह क्रिया का अर्थ लिए हुए संज्ञा शब्द है और ये इस वाक्य में प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य तुम वहां जाकर दौड़ना या घूमना, इसके अंतर्गत दौड़ना या घूमना ये दोनों क्रिया शब्द हैं। दौड़ना या घूमना एक अच्छा व्यायाम है, इसके अंतर्गत यह क्रिया का अर्थ लिए हुए यहाँ पर यह क्रिया शब्द संज्ञा के रूप में प्रयोग में लिए जा रहे हैं। नोट, क्रियार्थक संज्ञा को मूलतः भाववाचक संज्ञा में शामिल किया जाता है, यानी जो भी क्रियार्थक संज्ञा शब्द हैं उनको भाववाचक संज्ञा में शामिल किया जाता है। आइए अब जानते हैं आगे क्रिया का वर्गीकरण यानी क्रिया को किस प्रकार बांटा गया है। क्रिया का वर्गीकरण प्रमुखतः 3 आधारों पर किया जाता है। यथा यानी हम क्रिया को 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। पहला आधार है क्रम के आधार पर, दूसरा है काल के आधार पर, तीसरा है प्रयोग या रचना के आधार पर। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।